आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। मेवाड़ के राजा उदय सिंह परेशान हाल में इधर से उधर टहल रहे हैं। उन्हें अपने उत्तराधिकारी के नाम का फैसला करना है। वो जानते हैं कि ज्यादातर लोग महारानी जयवंताबाई के बेटे को गद्दी पर देखना चाहते हैं, लेकिन उनका छोटी रानी के प्रति स्नेह उनको पशुपेश में डाले हुआ है। महाराज, प्रजा आपसे नए युवराज का नाम सुनना चाहती है। क्या आपने कोई निर्णय लिया है? हाँ, हम जानते हैं और हमने निर्णय भी लिया है। महाराज, छोटी रानी आपसे मिलना चाहती हैं। अंदर भेजो उन्हें। प्रणाम महाराज। क्या हुआ रानी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? महाराज, हमें हमारे पुत्र जगमाल की चिंता हो रही है। जनता नए युवराज का नाम जानने के लिए उत्सुक है। पता नहीं आपका निर्णय क्या होगा। अपने छोटे बेटे को आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या नहीं? रानी, आपसे ये किसने कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते? मेरा उत्तराधिकारी आपका पुत्र जगमाल ही होगा, महारानी जयंताबाई का पुत्र प्रताप नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अकबर की तलवार की चमक के आगे झुकने से इनकार कर दिया और जीवन के आखिरी क्षण तक संघर्ष की सुनहरी पटकथा लिखते रहे। 5 नवंबर 1556 की वो शाम दिल्ली में एक और बदलाव का समाचार लाई थी। अंतिम हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य की आंखों में लगे मुगलिया तीर ने अकबर को बादशाहत का तोहफा सौंप दिया था। दिल्ली के किलों पर अब मुगल झंडे की चमक थी और शहर में गूंज थी अकबर की। दिल्ली पर कब्जे के दशक भर में पंजाब से लेकर बंगाल अकबर के अधीन था। हिंदू राजाओं ने भी मुगलों की बादशाहत स्वीकार ली, सिवाय मेवाड़ और चित्तौड़ के, जो अकबर के लिए दक्षिण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। मेवाड़ के राजा उदय सिंह का मत साफ था, वो दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। बार बार प्रस्ताव गए, लेकिन मेवाड़ अटल था। अब अकबर के पास चित्तौड़ और मेवाड़ को हासिल करने का एक ही रास्ता था, युद्ध। एक दिन बादशाह अकबर ने प्रधान सेनापति मानसिंह को बुलाया और कहा, मानसिंह जी, मुझे शिकार पर जाना है। आप मेरे काफिले का इंतजाम करवाइए और आवाम को इत्तला कीजिए कि बादशाह शिकार पर निकले हैं। अकबर ने जैसा कहा था, मान सिंह ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर का एक संदेश दिल्ली पहुंचा। मुगल सेना को चित्तौड़ निकलने का हुक्म हुआ। अकबर बिना उदय सिंह को भनक लगे चित्तौड़ की घेराबंदी करना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। उदय सिंह को अकबर के आने की खबर लग चुकी थी, मगर वो हथियार डालने को अब भी तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार को पहाड़ी पर बने उदयपुर जाने का आदेश दिया, ताकि उनकी मौत भी हो जाए तो मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रह सके। लेकिन उनके सलाहकार ने उदय सिंह को भी परिवार संग रवाना होने की सलाह दी। राजा उदय सिंह ने युद्ध की कमान सेनापति जयमल राठौड़ के हाथ में सौंपी और उदयपुर रवाना हो गए। महाराणा के प्रसंग नाम की किताब समेत उन पर 15 किताबें लिखने वाले इतिहासकार श्री कृष्ण जुगनू बताते हैं, अकबर ने बंदूक लेके रात में पहरा देता। मेवाड़ का एकमात्र युद्ध है जिसमें जो पहल है और जो जिसको कहते हैं ना कि मैं ही मारूं, और इधर जयमल की
अपनी प्रतिज्ञा थी कि मैं मरूंगा नहीं। तो ये जो दौर है, उस दौर में जयमल जी जो लाखोटिया बारी है चित्तौड़गढ़ के उत्तर की छोटी सी बारी, वो टूट गई है। उसको रातों रात ठीक करवाना, लगभग आप कल्पना करिए एक सेना जो युद्ध में लड़ती थी उससे बड़ी सेना जो शिल्पकारों की थी, वो रातों रात किले की मरम्मत करती थी। लेकिन वहीं वो अकबर एक निशाना साधे हुए है, उसके हाथ में संग्राम नाम की बंदूक पर वो निशाना लगा देता है। चित्तौड़ का जो फतेहनामा है, जो अकबर काल के इंशाई किताब में छपा है, उसमें देता है वो गोली लगी और वो वहीं पर खत्म हो गई। जयमल राठौड़ की मृत्यु हो गई और अब हवा का रुख अकबर की ओर बहने लगा। चित्तौड़ किले के अंदर हड़कंप मचा था। किले का दरवाजा अब खुलने वाला था, लेकिन इससे पहले 300 राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। अगले दिन किले का दरवाजा खुलते ही राजपूत सैनिक मुगलों के सामने हथियार लेकर कूद पड़े। वो करो या मरो के निश्चय से निकले थे। अकबर ने इसके लिए खास रणनीति तैयार की थी। मुगल सैनिक जमीन खोदकर अंदर लेटे थे। राजपूतों की टोली के बाहर निकलते ही उन्होंने जमीन के अंदर से हमला बोला। चित्तौड़ पर कब्जा करने में मुगलों को ज्यादा देर नहीं लगी। मुगल सेना किले के अंदर दाखिल हुई और कत्ले-ए-आम मचा दिया। लोगों के घर जलाए गए, महिलाओं का बलात्कार किया गया, 30,000 चित्तौड़ वासियों का खून बहा दिया गया। दिल्ली लौटते वक्त अकबर ने फतेहनामा-ए चित्तौड़ जारी किया। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों, शेर से भागते हुए। चित्तौड़ मेवाड़ रियासत के हाथ से फिसल गया था। उदय सिंह की तबीयत इस समाचार के बाद बुरी तरह से खराब हो गई। मेवाड़ को अब भी अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा थी। अंततः नाम की घोषणा हुई। ये नाम था छोटी रानी के बेटे जगमाल का। जो भटियानी रानी थी उससे कोई स्नेह ज्यादा रहा जैसलमेर की थी। ये हक और हक के साथ एक दिलचस्पी, लेकिन मेवाड़ नीति पर भी काबिज। कई बार ऐसा भी हुआ है मित्रों, हम लोगों को याद रखना चाहिए कि बड़े बेटे को राज नहीं मिला। सांगा, उससे पहले उड़न पृथ्वीराज, रायमल से पहले कौन, उदा, कहाँ हम लोग ये सारे प्रसंग भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ यानी चुंडा जी के बजाय राज मुगल जी को मिला। एक प्रसंग जो वीर विनोद में हम लोगों को मिलता है, जगमल जो भटियानी रानी से है, उदय सिंह उसको राज देना चाहते हैं। इसी कारण से जगमाल उसमें नहीं आते हैं, अंत्येष्टि में, और प्रताप आते हैं। मेवाड़ के पुराने सामंत और भीलों ने जगमाल के राजा बनते ही विद्रोह कर दिया। उन्हें विश्वास था कि जगमाल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा, लेकिन प्रताप नहीं। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के साथ ही गोगुंदा में सामंतों ने प्रताप का राज तिलक कर उन्हें राजा घोषित कर दिया। महाराणा ने प्रण लिया कि मुगलों के कब्जे में उनके राज्य का जितना भी हिस्सा है उसे मुक्त करा के छोड़ेंगे। इन मुगलों ने हमसे हमारा घर छीना है। चित्तौड़ पर आक्रमण करके इन्होंने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं ये प्रण लेता हूं कि जब तक मैं मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ नहीं देता, महलों में नहीं रहूंगा। मैं राज सुख का त्याग करता हूं। अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, मुगलों की बर्बादी। महाराणा की हुंकार ने मेवाड़ के सैनिकों और सामंतों में एक नया उत्साह भर दिया। उधर जगमाल ने अकबर की शरण ले ली। उसके साथ उदय सिंह के कुछ और भी बेटे थे जिन्होंने प्रताप के खिलाफ अकबर का साथ देने की ठानी। अकबर ने एक चाल चली। उसने अपने प्रधान सेनापति और आमेर के कुंवर मान सिंह को महाराणा प्रताप से मिलने भेजा। ये आपस में रिश्तेदार भी थे, मगर प्रताप उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। नतीजा अकबर के पक्ष में नहीं निकला। अब उसने कुछ महीने बाद अहमदाबाद के राजा भगवंत दास को दूत बनाकर मेवाड़ भेजा, लेकिन कामयाबी फिर नहीं मिली। थक हार कर अकबर ने अपने सबसे अनुभवी सलाहकार टोडरमल को महाराणा से बात करने को कहा। महाराणा टोडरमल का बहुत सम्मान करते थे, मगर इसके बावजूद हथियार डालने से इनकार कर दिया। हर तरफ से इनकार सुनने के बाद
अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में मुगल फौज को अजमेर से रवाना किया। यह फौज मेवाड़ के मांडलगढ़ पहुंची। मान सिंह मांडलगढ़ में महाराणा के समर्पण का इंतजार करने लगे। महीना बीत गया, लेकिन महाराणा अपने प्रण पर अडिग रहे। 2 महीने बाद भी जब स्थिति नहीं बदली तो मान सिंह मांडलगढ़ से गोगुंदा पर आक्रमण करने निकल पड़े। लेकिन वो वहां पहुंच पाते उससे पहले ही महाराणा ने अपने सैनिकों को बुलाया और हल्दी घाटी में मुगलों को घेरने की योजना बनाई। महाराणा ने योजना बनाई कि वो हल्दी घाटी से 5 मील दूर एक गांव में डेरा डालेंगे, वहीं से घाटी पर धावा बोल देंगे। दरअसल हल्दी घाटी महाराणा की नजर में युद्ध के लिए सबसे मुफीद जगह थी, क्योंकि यहाँ पहाड़ी सिकुड़ती हुई आगे बढ़ती थी। नतीजतन 3 घोड़े भी एक साथ घाटी में मुश्किल से प्रवेश कर सकते थे। इससे मुगलों की भारी भरकम सेना को परेशानी होनी थी। महाराणा ने घाटी पहुंचते ही अपनी सेना को 4 दिशाओं में बांट दिया। घाटी की हर दिशा से उनकी सेना आगे बढ़ी। मान सिंह के साथ 5000 कुशवाहा राजपूत, 5000 मुगल सैनिक थे। दूसरी तरफ महाराणा की अगुवाई में 3000 राजपूत, हकीम शाह सुरी के 500 अफगान और 1000 भील सैनिक मुगलों पर चढ़ाई के लिए तैयार थे। पहला हमला राजपूतों ने बोला और ये इतना तेज था कि डर के मारे मुगल सैनिक 10 से 15 किलोमीटर पीछे हट गए। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि तभी उस भगदड़ में से मिहत्तर खान नाम के एक कमांडर की आवाज आई। सब लोग रुक जाओ, बादशाह अकबर आ रहे हैं, रुक जाओ, बादशाह अकबर युद्ध के लिए खुद आ रहे हैं। इन शब्दों ने मुगल सैनिकों को सांसें दे दी। उन्हें भरोसा हुआ कि अकबर बड़ी सेना के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन ये महज अफवाह थी। पहली लड़ाई हारने के बाद दूसरा मोर्चा छड़ा हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर रक्तताल में। महाराणा घाटी से उतरकर मैदान में आ गए, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मुगलों ने तोप के गोले बरसाकर राजपूतों को उखाड़ दिया। दोपहर होते होते दोनों तरफ के राजपूत सिपाही एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद महाराणा के 2 हाथी मुगलों में कोहराम मचाने लगे, लेकिन इसकी काट में मुगल सैनिकों ने भी 2 हाथियों को राजपूतों के खिलाफ छोड़ दिया। रक्तताल के मैदान में मुगलों को बढ़त मिली। अपनी फौज को कमजोर पड़ता देख महाराणा आगे बढ़े और हाथी पर सवार मान सिंह के सामने जा डटे। महाराणा के घोड़े चेतक ने अपने पैरों को उस हाथी के सूंड पर रख दिया। महाराणा ने मौका पाकर पूरी ताकत से भाला मान सिंह पर फेंका। मान सिंह औदे में दुबक गए और भाले ने महावत की जान ले ली। उधर हाथी की सूंड में लगे खंजर से चेतक के पांव घायल हो गए। इतने में मुगल सैनिकों ने महाराणा को घेर लिया। खतरा देख महाराणा ने तेजी से चेतक को मोड़ा और मुगल घेरा तोड़ते हुए बाहर निकल आए। इस काम में उनकी मदद झाला बीदा नाम के बहादुर सिपाही ने की। उसने महाराणा का मुकुट लिया और बोला, महाराणा आप यहां से बाहर निकल जाइए। मैं ये मुकुट पहनूंगा और शत्रुओं को भ्रमित करता रहूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। घायल महाराणा ने झाला को गले लगाया और तुरंत घाटी से आगे बढ़ने लगे। मुगलों ने भी प्रताप को देख लिया था और उनका पीछा करने लगे। तभी महाराणा की नजर आगे खाई पर गई। आगे रास्ता बंद था। खाई के पार समतल जमीन थी। उन्हें किसी भी सूरत में उस खाई को पार करना था। घायल चेतक के पैरों से खून निकलता जा रहा था, लेकिन खाई के समीप आते ही उसने छलांग मार दी। महाराणा खाई पार कर गए, लेकिन चेतक की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद महाराणा अपने सुरक्षित ठिकाने पर आ पहुंचे। दोनों पक्षों के सिपाही शाम ढलते ढलते अपनी छावनियां लौट आए। हालांकि रात भर मुगल सैनिकों को पुंजा भील के नेतृत्व में भील लड़ाकों ने परेशान रखा। आगे चलकर तो हालात ये बने कि मुगल सिपाही भूखे मरने लगे। अपने ही ऊंट घोड़ों को खाकर गुजर बसर करनी पड़ी, जबकि महाराणा एक बार फिर अपनी सेना संगठित करने में जुट गए। उधर अकबर महाराणा के हाथ से निकलने पर इतना नाराज था कि कुछ दिनों तक मान सिंह को दरबार में आने तक नहीं दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जंगलों में छिपे महाराणा जल्द ही अकबर के लिए मुसीबत साबित होने वाले थे। मेवाड़ की नीति ऐसी थी, 1526 से लेके 1615 तक, यानी लगभग 90 वर्ष तक, यदि किसी देश ने रियासत में मुगलों से लोहा लिया, आप उसको क्या कहेंगे। बहुत सारे पक्ष थे। कुंभलगढ़ की लड़ाई लड़ी, दिवेर थाना, कोशितल थाना, वल्लभनगर थाना, कपासन थाना, चित्तौड़ थाना, मांडल थाना, पूरज थाना,
ये जितने थाने थे 18 थाने थे। इन थानों में से अधिकांश थानों से स्थानपाल को यानी थानेदार को मार के हटाना यानी 18 थाने जीते हैं प्रताप ने। ये कोई कम सफलता नहीं थी। वो बार बार आते रहते। एक उद्देश्य उनका और था, किसी भी प्रकार से यहाँ जो भी खाने हैं, आपको याद रखना चाहिए संसार में सबसे अच्छी चांदी देने वाले 2 ही खाने हैं, एक जावर की और दूसरी दरीबा की। सब लोग हटाते चले, लेकिन प्रताप ने अपने थाने काबिज करते चले गए। जंगलों में छिपे महाराणा अकबर के लिए आफत बन चुके थे। गुरिल्ला युद्ध में वो लगातार मुगल सैनिकों का खात्मा कर रहे थे, उनके थाने लूट रहे थे। गुजरात से दिल्ली जाने वाले रास्ते को भी काट दिया गया, जिससे दिल्ली में रसद की कमी होने लगी। ये सारी घटनाएं अकबर पर वज्रपात बनकर टूटी। इसी बीच प्रताप ने दिवेर थाने पर हमला कर दिया। मुगल थाने का सिपा सलार सुल्तान खान मारा गया। महाराणा का अगला शिकार बहलोल खान था, जो वहां से कुछ ही दूर बने एक मुगल थाने की पहरेदारी कर रहा था। प्रताप के आने की खबर मिलते ही बहलोल भी अपने सैनिकों के साथ महाराणा का सामना करने निकल पड़ा, लेकिन हश्र वही हुआ जो सुल्तान खान का हुआ था। इन सारी घटनाओं के बाद अकबर ने महाराणा पर हाथ डालना छोड़ दिया। अकबर की प्राथमिकता बदल गई थी। कारण और भी थे, क्योंकि मेवाड़ एक सीमित और इधर से भी कोई पहल नहीं होती। उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल दिया गुजरात जाने का। तो एक प्राथमिकता तो ये हो गई। दूसरी, एक थोड़ा सा संधि काल, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा चलती रही। हमारा जो एक गुणीजन है विठल पुंडरीक, वो अकबर और मान सिंह के भाई, उनके पास एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा काल जिसमें प्रतिभाओं का इधर उधर आना जाना ये लगा रहा। एक शांति काल या हमारी प्राथमिकताएं, क्योंकि वो जो उनका विजय कटक का डेरा चावंड में प्रवास है, उस टाइम और उस स्थान को हम लोगों ने कहा है विजय कटक का डेरा, यानी विजय स्कंदावार। कर्नल जेम्स टॉड है, मुझे उसकी याद आती है। मेवाड़, तुमने इतना बलिदान दिया है, 1000 गलतियों के बावजूद मैं तुम्हें माफ करूंगा। 1582 के बाद प्रताप ने मेवाड़ की खोई एक इंच जमीन वापस हासिल कर ली, सिवाय चित्तौड़ के। 1557 में अपनी मृत्यु तक महाराणा प्रताप मेवाड़ पर शासन करते रहे। अबुल फजल ने लिखा कि महाराणा प्रताप को उनके ही बेटे ने जहर देकर मार दिया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और इतिहासकार कर्नल टॉड लिखते हैं कि उनकी मृत्यु मेवाड़ के ही पिछौड़ा झील के एक झोपड़ी में बीमारी के चलते हुई थी। कहा यह भी जाता है कि बादशाह अकबर को जब महाराणा की मौत का समाचार मिला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक वक्त जब आधे से ज्यादा भारत अकबर को अपना बादशाह स्वीकार चुका था, उसकी तलवार के आगे नतमस्तक था, तब मेवाड़ के महाराणा ने जंगलों में रहकर रूखी सूखी खाकर संघर्ष की मशाल थामे रखी थी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा बताइएगा जरूर। हमारा नामी गिरामी स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट सब पर अवेलेबल है। वहां पे आप हमें रेटिंग भी दे सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको एपिसोड्स नामी गिरामी के कैसे लग रहे हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।